नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप कुद्रेशा स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने प्यारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ कुलवाड़ा अकेडमी में। तो हम आज से इंडियन पॉलिटी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका हमारा पहला टॉपिक रहेगा संविधान निर्माण किस प्रकार हुआ एवं संविधान का विकास किस प्रकार में देखने को मिलता है। हम एक एक करके टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास की। ठीक है दोस्तों, पहला टॉपिक है संविधान। संविधान दो शब्द से मिलकर बना है, सम प्लस विधान, जिसमें सम का अर्थ होता है समान या समूह, विधान का अर्थ होता है कानून, अर्थात कानूनों का समूह ही संविधान कहलाता है। ये तो साधारण सी बात। अब इस बात को हम परिभाषा के रूप में देखें तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित एवं नियंत्रित संगठित करने हेतु लिखित या अलिखित कानूनों का समूह ही संविधान कहलाता है। और भी साधारण भाषा में कहे तो किसी देश की व्यवस्था कुछ चलाने के लिए या नियंत्रित या संगठित रखने के लिए लिखित या मौखिक रूप से जो कानून बनाए गए होते हैं, उनका एक समूह ही संविधान कहलाता है। संविधान हमें एक बुक के रूप में देखने या भौतिक वस्तु के रूप में देखने को मिलता है। जो संविधान का प्रतिनिधित्व करता है उसे राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। राष्ट्राध्यक्ष हमें दो रूप में देखने को मिलता है। एक तो वंशानुगत, जिन्हें राजा या रानी भी हम कर सकते हैं, जहाँ पे इस प्रकार का शासन होता है उसे राजतंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ये हमें ब्रिटेन में देखने को मिलता है। वही दूसरा देखे तो निर्वाचित, जहाँ पे प्रजा या जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, उसे लोकतंत्र या गणतंत्र कहते हैं। निर्वाचित के रूप में राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री भी हो सकता है। अलग अलग देश में ये देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम निर्वाचित करते हैं। हम नहीं, अर्थात हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वहाँ हमारे यहाँ पे गणतंत्र है, अर्थात लोकतंत्र में देखने को मिलता है। अब कुछ क्वेश्चन के रूप में देखते हैं तो एक हमारे सामने देखने को क्वेश्चन मिलता है कि भारत में सर्वोच्च कौन है। ऑप्शन 1 संविधान, ऑप्शन 2 जनता, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन 4 संसद, ऑप्शन ई सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा, संविधान, क्योंकि भारत में सर्वोच्च संविधान है। क्योंकि भारत में किसी व्यक्ति की, नेता की, जनता की नहीं चलती, बल्कि सबसे सर्वोच्च है संविधान। जो संविधान है कहेगा उसके अनुसार ही किसी को चलना होगा। ये तो बात हुई इस क्वेश्चन के आंसर की। अब बात करते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। ऑप्शन 1 संविधान लागू हुआ था, ऑप्शन बी राष्ट्रपति ने शपथ ली थी, ऑप्शन सी ए एवं बी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, राष्ट्रपति ने शपथ ली थी। गणतंत्र 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि, अब इसका आंसर डिटेल में एकदम बिल्कुल बात करें तो, क्योंकि इस दिन भारत से वंशानुगत शासन समाप्त होकर गणतंत्र के रूप में राष्ट्रपति ने शपथ ली थी। इससे पहले का आपको सभी को इतिहास पता होगा कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, ब्रिटेन का शासन था। तो इससे पहले का शासन डायरेक्ट ब्रिटेन से था, जहाँ का हमने बात की राजतंत्र में देखने को मिलता है। राजतंत्र होने के कारण ये हमारे ऊपर शासन करते थे। तो जो ब्रिटेन में शासन था उसी प्रकार शासन हमारे ऊपर भी लागू था। तो इसके लिए जब 26 जनवरी को भारत के ऊपर गणतंत्र लागू हुआ, उस दिन से राष्ट्रपति ने के रूप में शपथ ली गई। जिस दिन भारत से वंशानुगत शासन समाप्त हुआ एवं गणतंत्र के रूप में राष्ट्रपति ने शपथ ली, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, साधारण सी भाषा में बात करें तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च कौन है। ऑप्शन 1, ये तो हम बात करें संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च कौन है, और इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें हमने बात की कि भारत में सर्वोच्च कौन है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग, आप एक ना समझे, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन 1 रहेगा जनता, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन 4 पीएम। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा जनता, क्योंकि संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च जनता है, ना कोई राष्ट्रपति, ना सर्वोच्च न्यायालय, ना प्रधानमंत्री। ये बात हमें संविधान में लिखी गई है एवं संविधान से ज्ञात होती है। आगे देखते हैं तो हमारे सामने नया शब्द आता है लोकतंत्र।
अब लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो ऐसी शासन व्यवस्था जिनमें जनता की भागीदारी रहती है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। अर्थात जिसमें जनता के द्वारा शासन व्यवस्था में भाग लिया जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। अब लोकतंत्र हमें दो प्रकार से देखने को मिलता है, एक तो प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। तो जो प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन की शक्तियों का प्रयोग जनता स्वयं करती है, अर्थात डायरेक्ट जनता के रूप में होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में तो देखें तो हमें ग्राम सभा देखने को मिलती है, जिसमें ग्राम सभा के व्यक्ष मता मतदाताओं से मिलकर बनी सभा को ही ग्राम सभा कहते हैं। ये एग्जाम्पल के रूप में हमें ये व्यवस्था स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ के लोगों के द्वारा शासन को चलाया जाता है। वही देखिए तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? इसमें शासन की शक्तियों का प्रयोग जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें हम किसी नेता को चुन के भेजते हैं, वो इन शक्तियों का प्रयोग करके हमारा विकास या हमारा जो कार्य वगैरह होते हैं वो करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ पे हमें ग्राम पंचायत देखने को मिलती है। हम बिल्कुल नीचे से बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के रूप में देखें तो हम किसी को वोट दे के भेजते हैं अपने वार्ड पार्षद को। वार्ड पार्षद सरपंच को सुनता है, सरपंच उप सरपंच को सुनकर हमारे क्षेत्र की ग्राम पंचायत का कार्य संभालता है। ये तो बात हुई अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि हमने चुन के भेजा है वार्ड पंच को, वार्ड पंच सरपंच को चुन रहा है, इसके द्वारा ये शासन चलाया जाता है। ये तो बात हुई लोकतंत्र एवं शासन व्यवस्था की। अब बात करते हैं संविधान निर्माण के संबंध में भारत ने कौन कौन से प्रयास किए थे, क्योंकि हम इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। ये तो की थी बिल्कुल बेसिक से बात। भारत ने संविधान निर्माण के लिए संबंध में भारतीय के प्रयास किस प्रकार थे? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने बंबई में स्वराज विधेयक पर बोलते हुए संविधान सभा के गठन की मांग की। ये सर्वप्रथम 1895 की बात हो रही है, जिसमें भारत से कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमारे देश के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए जो संविधान का निर्माण करे। तो ये स्वराज विधेयक में किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है दोस्तों। फिर देखें तो 1918 में मदन मोहन मालवीय ने भारतीय लोगों के आत्मनिर्णय में स्वतंत्रता प्रदान की जाए, ये इन्होंने बात की है, बल्कि ना इन्होंने किसी प्रकार की संविधान सभा के शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि भारतीयों को अपने जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता है वो प्रदान की जाए। इन्होंने किसी संविधान शब्द का प्रयोग नहीं किया था, इस प्रकार की इन्होंने बात कही थी। फिर देखते तो 1922 में महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को राजनीतिक भविष्य एवं स्वयं भारतीय तय करेंगे, ये बात हमें महात्मा गांधी के द्वारा देखने को मिलती है। यह बात इन्होंने यंग इंडिया नामक पत्र में इन्होंने कही थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि भारत का जो भी राजनीतिक भविष्य रहेगा उसकी स्वयं जो राजनीतिक भविष्य रहेगा उसके स्वयं जिम्मेदारी या भारतीय तय करने का उन्हें अधिकार दिया जाए। इन्होंने भी किसी प्रकार के संविधान शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया था। आगे देखते तो 1924 में तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग की इन्होंने। ठीक है। फिर देखें तो बर्कनहेड की चुनौती दी गई संविधान बनाने की। तो इन्होंने तेज बहादुर प्रभु ने कहा कि भारत को संविधान सभा बनाने गठन की मांग की, तो तब बर्कनहेड नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि तुम भारतीय संविधान के लगे हुए, तो तुम्हें संविधान के बारे में कोई जानकारी है? अगर संविधान के बारे में कोई जानकारी है तुम हमें संविधान का ऐसा ड्राफ्ट बना के दो, जिससे कारण हम उस पर देखेंगे कौन कौन सी गलतियाँ है, कौन कौन से सुधार उनमें करने चाहिए। यदि हमको उचित लगेगा तो हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग को उचित मान लेंगे। तब बर्कनहेड की चुनौती को 1928 में मोतीलाल नेहरू ने ये चुनौती कबूल की। तब इन्होंने नेहरू कमेटी बनाई इनकी नाम पर। अब नेहरू कमेटी में कौन कौन थे? तो नेहरू कमेटी ने रिपोर्ट दी कि भारत के संविधान का प्रथम प्रयास नेहरू रिपोर्ट में किया गया। इन्होंने भारत के संविधान का प्रयास किया था सर्वप्रथम, जिसके कारण इसे स्वराज संविधान भी कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट को ही। ठीक है दोस्तों। तो
इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया। भारत में हमें दो पक्ष देखने को मिलता है, एक कांग्रेस, एक मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार ही नहीं किया कि भाई हमें जो नेहरू रिपोर्ट ने संविधान बनाने की बात करे वो हमें कबूल नहीं है। विरोध में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे रखी थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। तो 1934 में एम.एन. रॉय अर्थात मानवेंद्र नाथ रॉय ने व्यक्तिगत रूप से, इन्होंने अपनी ओर से औपचारिक व्यक्तिगत रूप से कहे या औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो एम.एन. रॉय ने। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते, कथन देकर के सर्वप्रथम किसने मांग की, या गांधी जी ने किसमें अपने संविधान बनाने की बात रखी गई, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखें तो अनौपचारिक मांग या प्रथम बार मांग किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नोट, एक राजनीतिक दल के रूप में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तो स्वराज पार्टी हमारा आंसर रहेगा। तो स्वराज पार्टी कौन थी? तो इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास थे। इसकी स्थापना 1934 में की गई। ठीक है दोस्तों, अब नोट देखते तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिक मताधिकार की बात की थी। इन्होंने कहा था कि सभी को मताधिकार देने का अधिकार, मत देने का अधिकार प्रदान किया जाए। ये तो हमने बात की कि भारतीयों ने किस प्रकार प्रयास किए थे संविधान सभा बनाने के लिए। अब बात करेंगे संविधान निर्माण में अंग्रेजों का प्रयास किस प्रकार रहा था। ये हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें बात करेंगे। हम इस वीडियो में इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट बात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।